हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हम देखेंगे कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन और वेरिएबल इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन, और फिर हम आइसोक्वांट को भी इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं इस वीडियो का पार्ट 1 डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें कि हमने फिक्स्ड लीनियर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस किया था। और आज हम कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे। रिज लाइन क्या होती है उसको देखेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब हम पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, तो हम इस स्लाइड से एक बार हम जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसको रिवाइज करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है आउटपुट और इनपुट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। तो एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने इनपुट की आवश्यकता होती है, उसका रिलेशनशिप क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन कई तरह का हो सकता है, जैसे कि कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसमें हमें लेबर और कैपिटल दोनों चाहिए होता है, और उसका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन हमें यूज़ करना होता है। मतलब वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, हम एक दूसरे के स्थान पे उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ड्रेस अगर आपके पास है, कोई ड्रेस है, आप इसको बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक डिज़ाइनर भी चाहिए होगा, और इस ड्रेस को सिलने के लिए एक मशीन की ज़रूरत भी आपको होगी। तो यहाँ पे लेबर भी लगेगा और कैपिटल भी लगेगा, और फिक्स्ड प्रपोर्शन में लगेगा 1/1। तो इसे क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड प्रपोर्शन। अब मान लीजिए आप ऐसी गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें आप लेबर भी लगा सकते हैं, कैपिटल भी लगा सकते हैं, या फिर दोनों भी लगा सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मान लीजिए आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, अब आपको इसमें खुदाई करनी है। अब क्या होगा कि आप एक इंसान भी इसमें खुदाई कर सकता है, और एक मशीन ट्रैक्टर से भी आप इसमें खुदाई कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो लेबर और कैपिटल है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन है, आइसोक्वांट कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। इसको बोलेंगे हम लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। इससे पहले जो मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन बताया, जिसमें मैंने बोला कि एक आपको लेबर चाहिए होगा, एक कैपिटल चाहिए होगा, तो उसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन का आइसोक्वांट का शेप होगा एल शेप। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेबर लगेगा और कैपिटल लगेगा। अब जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो दो तरह का टाइम हमारे पास होता है। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमारे पास इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि हम लेबर और कैपिटल को बढ़ा सके। ज़्यादातर इसमें जो लिमिटेशन होती है वो कैपिटल की होती है, कि हम शॉर्ट रन में मशीनरी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अब हम मशीनरी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, और ये मशीनरी हमारे पास फिक्स है, और जिसको हम चेंज करते हैं वो होता है लेबर। मान लीजिए आप पहले एक लेबर का यूज़ कर रहे थे एक मशीन में, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपके पास आपके पास डिमांड बढ़ गई आपके आउटपुट की, तो आप क्या करेंगे? लेबर को इंक्रीज़ कर देंगे, और आपके पास मशीन एक ही रहेगी। तो ये जो चेंज हुआ इस तरह से, ये देखिए प्रपोर्शन हमारे पास चेंज हो गया। फिर आप फिर चेंज करेंगे, फिर प्रपोर्शन चेंज हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। हमारे पास जो फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन है उसका प्रपोर्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है। और अब हमारे पास एक दूसरा केस होता है लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दो फैक्टर है, लेबर और कैपिटल। कैपिटल की जगह हम कोई मशीन ले लेते हैं। तो अब लॉन्ग रन में आपके पास इतनी फ्रीडम है, इतना पैसा है कि आप मशीन की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सिचुएशन है कि एक लेबर एक मशीन में काम कर सकता है, आप किसी ऐसे आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। अब मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आप प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको लेबर और कैपिटल दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप 2 लेबर इंक्रीज करेंगे, 2 कैपिटल लगाएंगे, इसी तरह से 3 लेबर 3 मशीन, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास पैसा है लेबर और कैपिटल को साइमल्टेनियसली बढ़ाने के लिए। यहाँ पे प्रपोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से जो आपके आउटपुट में चेंज होता है उसे कहते हैं हम रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है। और ये रिटर्न्स टू स्केल भी 3 तरह का होता है, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न, एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न। मान लीजिए आपने जितना एल और के को बढ़ाया और आपका आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। जितना आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया, आपका आउटपुट उतना ही बढ़ा, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और जितना आपने लेबर और कैपिटल को बढ़ाया, आपका आउटपुट उससे कम चेंज हुआ, तो उसे क्या कहेंगे आप, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये जो इस वीडियो का क्रक्स था। अब मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें क्या करते हैं हम कि हम लेबर और कैपिटल को एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं। इसको हम फंक्शनल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, जो ये लेबर और कैपिटल की वैल्यू है ये लीनियर होती है, मतलब एक से ज़्यादा ये कभी नहीं जाएगी। और इसका स्लोप होता है, अगर इस तरह का कर्व है, इधर हमारे पास B है, मान लो लेबर है, इधर कैपिटल है, तो स्लोप क्या बनेगा, -B/A, क्योंकि हम इसका स्लोप नेगेटिव है। ओके। फिर नेचर ऑफ स्लोप कांस्टेंट होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइट होता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम कितनी आसानी से लेबर को कैपिटल की जगह और कैपिटल को लेबर की जगह यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो बताता है हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है तो ये होता है परसेंटेज change in KYL by percentage change in MRTS, marginal rate of technical substitution। ये स्लोप होता है किसका, आइसोक्वेंट का। अब हम चलते हैं वापस, और ये जो आपका लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये आपको हमेशा देता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जितना आप इंक्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में करेंगे, आपका आउटपुट भी अल्टीमेटली उसी प्रपोर्शन में चेंज होगा। और ये केस होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। हम लेबर और कैपिटल को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, और इसमें पैरेलल होते हैं। अगर हम बहुत सारे आइसोक्वेंट मैप बनाए तो ये पैरेलल होते हैं आपस में। ठीक है। ये आपका हो गया लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। अब मैंने बताया कि मान लीजिए आप ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जहां आपको एक लेबर और एक कैपिटल दोनों चाहिए ही चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी आपको चाहिए। यहाँ पे एक मैक्सिमम भी हो सकता है। ओके, AKBL। ठीक है। मिनिमम के केस में ये इस तरह का होगा आइसोकॉन्ट का शेप, और मैक्सिमम के केस में ये इन्वर्टेड एल शेप होगा। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और स्लोप कैसा होता है इसका, 0 होता है, क्योंकि ये एल शेप होता है, स्लोप में कोई चेंज नहीं आता। और नेचर ऑफ स्लोप 0 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी 0 होता है। जब हमारे पास ये फ्रीडम ही नहीं है कि हम कैपिटल को लेबर की जगह सब्स्टिट्यूट कर सके, तो जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 0 होगा।
और ये आपको याद रखना है कि जो इसका प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्म है वो ये होता है, और अगर ये सिंपल इसकी डिग्री 1 हो तो ये कांस्टेंट रिटर्न आपको देगा, अगर इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स देगा, अगर 1 से कम हो तो ये आपको डिक्रीजिंग रिटर्न देगा, और इसे हम लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। और ये केस होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ये एक दूसरे की पूरक होते हैं, कौन, कैपिटल और लेबर, इसमें एल शेप का कर्व होता है। अब हमने एक पढ़ा था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसकी फंक्शनल फॉर्म ये है, और ये इसका स्लोप कंटिन्यूसली फॉल करता है, नेचर ऑफ स्लोप डिमिनिशिंग, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ हद तक लेबर को कैपिटल की जगह और कैपिटल को लेबर की जगह यूज़ करने की फ्रीडम होती है। इसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किस तरह से पता करते हैं, उसके लिए है फॉर्मूला ये। मुझसे एक कमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पीजीटी का एक पेपर डिस्कस किया था जिसमें हमें ये निकालना था कि हमें कांस्टेंट रिटर्न, एक आपको इक्वेशन दी थी प्रोडक्शन फंक्शन की, उसका आंसर था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमें किस तरह से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का पता चलेगा, तो ये फॉर्मूला है। अगर अल्फा और बीटा, ये देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर इक्वल टू 1 आती है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और अगर लेस देन 1 आती है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे कि मैंने बताया, इसमें लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है, और स्मूथ और कॉन्वेक्स इसका स्लोप होता है। देखिए हमने यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन देखे, लीनियर, लियोनटिफ और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपको क्या करना है कि एक ही प्रोडक्शन फंक्शन में इन तीनों को लेना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। इसकी फंक्शनल फॉर्म ये है, Q इक्वल टू A इंटू अल्फा L माइनस पी प्लस 1 माइनस अल्फा पी के इंटू 1 बाय पी। देखिए ये जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसका ही सुधरा हुआ रूप हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट ये हुई है कि हमने जो अभी तक जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े उनको ये एक ही इक्वेशन में कवर कर लेता है, ये इसकी मेरिट्स है। ओके, देखिए कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है Q इक्वल टू A L अल्फा के बीटा, ठीक है। अब ये के जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी में है वो ये ए है, ये एफिशिएंसी को डिनोट करता है, एल लेबर को डिनोट करता है, के कैपिटल को डिनोट करता है। ओ ये तो सारा ही मिट गया, अच्छा कोई बात नहीं। Q इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा, और ये अल्फा और बीटा कांस्टेंट इलास्टिसिटी में क्या है, अल्फा तो सेम ही है जो कि लेबर के साथ का कोएफिशिएंट है, और बीटा की जगह हम 1 माइनस अल्फा लेते हैं, और जो ये पी है ये दिखाता है हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये प्रोडक्शन फंक्शन किसने दिया था, एरो चैनरी मेहांस सोलो। इसके लिए हमें एक ट्रिक है स्मैक, सोलो मिनहांस एरो चैनरी, ये 1961 में दिया गया था इनके द्वारा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये क्या होता है, होमोजीनियस विद डिग्री 1। इसका मतलब क्या होता है, एक तो हम जितना चेंज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में करेंगे, लेबर और कैपिटल में करेंगे, उतना ही चेंज किस में आएगा, उतना ही चेंज आपके आउटपुट में आएगा, और उस समय जब डिग्री 1 होगा तो वो आपको देगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और होमोजीनियस का मतलब ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K, अगर आप L और K को मान लीजिए M से बढ़ाते हैं, किसी प्रपोर्शन से बढ़ाते हैं, M L M K, तो देखिए ये के M यहाँ पे सेम हो गया, और हम M को
कॉमन ले सकते हैं। अगर आप m जिस प्रपोर्शन से आपने बढ़ाया अगर वो सेम है और आप उसको कॉमन ले सकते हैं तो उसे कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। और अगली इसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की ये हमें बताता है कि किस तरह से लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और ये इसका अलग फॉर्मूला है इसमें कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन में 1/1 + p। p इसकी वैल्यू जितनी होगी वो उस पर डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर p की वैल्यू 0 है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी आपके पास, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू आएगी 1। अगर ये वैल्यू 1 आती है तो ये होता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू है -1 तो ये आपको देगा लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, जो ऐसा होता है सीधी लाइन। ओके, अगर p की वैल्यू आती है इन्फिनिटी तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू होगी 0, तो ये होगा आपका फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। ये देखिए आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने इसमें इस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू डालकर पूरे अभी तक जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े थे उनको स्टडी कर दिया। और अगर हमें इसमें पता करना है रिटर्न्स टू स्केल का, वो भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर ये इक्वल टू 1 है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अगर ये लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि जो इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर ऑलवेज पॉजिटिव इफ वी एज्यूम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। The marginal product of input will increase when other factor input increase। इसमें क्या होता है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ना ही चाहिए अगर हम फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका देखिए ये इसको अप्लाई कर रहा है, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है कि हमें परफेक्ट कंपटीशन मानना पड़ेगा। अगर आपसे ऑप्शन में इस तरह से आया कि इलास्टिसिटी ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अजम्पशन परफेक्ट कंपटीशन है तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आया वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू वेरी करती है तो किस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन सामने आता है। सबसे पहले ये डेवलप किया था ब्रूनो, नॉक्स, लोवेल एंड रेवानकर ने 1973। द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड कैपिटल लेबर रेशो हैज डेवलप्ड बाय लू फ्लेचर। ओके, अभी तक जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े वो बताते थे आउटपुट और इनपुट में रिलेशनशिप। और जो ये वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये रिलेशनशिप किस में बताता है, वेज रेट और कैपिटल लेबर रेशो में। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू इसमें होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है β/1 म्यू इंटू 1 WL/RK। और जो प्रोडक्शन फंक्शन की शेप होती है वो इस तरह की होती है BL, जो कि है पर लेबर वैल्यू एडिशन, और W है वेज रेट, K है कैपिटल लेबर रेशो। तो ये रिलेशनशिप बताता है वेज रेट और कैपिटल लेबर रेशो में। तो इसी के साथ आपका जो ये प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है L एंड K। अब उससे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और उसको जब हम डायग्राम में शो करते हैं उसे कहते हैं आइसोक्वेंट। और ये बताता है डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन विच कैन प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए आप यहाँ पे 2 लेबर से और 10 कैपिटल से 50 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आप इसको चेंज भी करते हैं, 5 यूनिट आप कैपिटल ले रहे हैं और 3 यूनिट आप लेबर ले रहे हैं, तो भी आप 50 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। थ्रू आइसोक्वेंट कर्व वी हैव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बट डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन।
ये ऐसा क्यों होता है कि हम सेम लेवल से सेम डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन से सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो इसका स्लोप होता है वो घटता है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो हम जो सब्स्टिट्यूशन है लेबर का कैपिटल के लिए वो घटता जाएगा। इसीलिए हम सेम लेवल सेम प्रोडक्शन इसकी सहायता से करते हैं। अब आइसोक्वेंट कर्व डिफरेंट टाइप के होते हैं। लीनियर, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा कि आइसोक्वेंट का स्लोप लीनियर कब होगा, जब ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। और इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट ये होते हैं स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्री और जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज ओनली मेथड ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी वन कमोडिटी। आइसोक्वेंट कैन टेक राइट एंगल एल शेप कर्व। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली आपका फिर से रिवाइज हो रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा, और इसको हम इनपुट आउटपुट में यूज करते हैं। एक होता है किंक्ड आइसोक्वेंट कर्व। इसमें जो आइसोक्वेंट होता है जैसे ऐसे होता है, इसमें किंक आ जाता है। इस तरह का किंक आ जाता है। ओके, तो ये किंक क्यों आता है? किंक हमारे आइसोक्वेंट में तब आता है कि अगर हमारे पास उस किंक वाले पॉइंट में लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी अवेलेबल हो। मतलब हम उस किंक पे लेबर और कैपिटल को कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा? जहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग होगी। और इसे एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये यूज होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। एक होता है स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट। दिस फॉर्म एज्यूम कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ के एंड एल ओनली over a certain range beyond which factor cannot substitute each other. Isoquant appear a smooth or convex to origin. देखिए यहाँ पे आपके पास डायग्रामेटिकली दिखाए गए हैं सभी आइसोक्वेंट। ये होता है लीनियर आइसोक्वेंट, ये होता है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, जहाँ पे हमारे पास जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी अवेलेबल होती है। ये देखिए, ये होता है किंक। इस पॉइंट पे आप कुछ हद तक लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ये होता है स्मूथ आइसोक्वेंट। अब वैसे तो मैं ये सारा डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे शुरू में, जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं, कि जब शॉर्ट रन में हमारे पास फ्रीडम नहीं होती है कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग, और फिर वो तीसरी स्टेज में घटना शुरू हो जाता है। तो पहले इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट टिल के, इस पॉइंट तक। और जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, देखिए एवरेज जो प्रोडक्ट है ये भी इंक्रीज कर रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेस, और फ्रॉम ओ टू के पॉइंट तक इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात हो रही है। ये टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, लेकिन ये घटती रफ्तार में बढ़ रहा है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपके पास स्लोप अगर इस तरह से हो, तो आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए कि ये केस है डिमिनिशिंग रिटर्न का। ये जो भी प्रोडक्शन होगा या कंजम्पशन होगा, ये आपको बताएगा कि आपका प्रोडक्शन या कंजम्पशन बढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी बढ़ने की रफ्तार घटती रफ्तार है। मान लीजिए आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह का है, तो ये क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो, कुछ भी वेरिएबल हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो आपका जो प्रोडक्शन हम मान के इस बार चलते हैं, तो वो बढ़ेगा, और उसका जो रेट है वो इंक्रीजिंग रेट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये मैं पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ। और सेकेंड स्टेज में जो एवरेज प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम में पहुँच जाता है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हो जाता है, और इसे K2B वाला जो स्टेज होता है, इसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स कहते हैं।
और फिर आता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें जो टोटल प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हो जाता है और एवरेज प्रोडक्ट भी गिरना शुरू हो जाता है इस वाले पॉइंट में, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है? इन दोनों के बीच फ़र्क ये है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन टोटल प्रोडक्ट कर्व का बिहेवियर बताता है या टोटल प्रोडक्ट किस तरह से चेंज होता है उसका हमें पता चलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में। और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है उसमें हम मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व का रिलेशनशिप देखते हैं, का बिहेवियर देखते हैं। और ये बेसिकली ये बताते सेम कॉन्सेप्ट को है, लेकिन इनका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन टोटल प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक है। द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टोटल आउटपुट टू परसेंटेज चेंज इन लेबर। देखो आपके पास इलास्टिसिटी किसी भी चीज़ की पूछी जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल आउटपुट है उसको रखना है और नीचे आपको जो इनिशियल इनपुट है उसको रखना है, इनिशियल इनपुट को रखना है। जैसे हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, तो आप इसी को अप्लाई करना। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इलास्टिसिटी किसकी, लेबर की। अब चेंज क्या होगा, आउटपुट, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, तो हम परसेंटेज लगाएंगे तो ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि इलास्टिसिटी को हम परसेंटेज में देखते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टेज में पहुंच चुके हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपके ऑप्शन में ये भी होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। अब अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में हम देखें इलास्टिसिटी लेबर की, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर होता है। देखिए ये डायग्राम से भी क्लियर होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज MPL by APL is greater than 1, which means MPL is greater than APL. This is a stage 1 and increasing returns to labor. अब देखिए दूसरे स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब नेगेटिव रिटर्न्स टू लेबर में क्या होता है, MPL by APL is less than 1 एंड इसका मतलब हुआ कि एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा है MPL से। पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट थ्रू पॉजिटिव बट फॉलिंग एंड रिज लाइन, इनके बीच के रिलेशनशिप को हम समझते हैं। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यूजुअली कंसंट्रेट ऑन द रेंज of output over the marginal product of factor, although positive decrease, that is over the range of diminishing but non-negative productivity of factor production. The range of output considered, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमें प्रोडक्शन करने की सलाह इन दो स्टेजेस में ही दी जाती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा फर्स्ट स्टेज में वो ग्रेटर देन 0 होगा और जो सेकेंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का तो वो होगा लेस देन 0।
इसमें इसका मतलब क्या होता है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार घट रही है। इसी तरह से अगर लेबर का आपको निकालना पड़ेगा मार्जिनल प्रोडक्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो और सेकंड डेरिवेटिव आएगा लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब भी यही हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है लेकिन उसकी बढ़ने की रफ्तार घटती हुई है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे इस बात को तो हम ऐसे लिखते हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि ये पूछा जाए आपसे, क्योंकि हम मैथमेटिकली ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ये टोटल प्रोडक्ट कर्व है, अगर हमें किसी भी कर्व में स्लोप निकालना है तो हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो उससे स्लोप आ जाता है। और ये वाला जो स्टेज है, इसको मान लीजिए के बिंदु है, के से एम बिंदु तक जो स्लोप है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो गया है। ओके, और जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो है वहाँ पे जो स्लोप है वो ज़ीरो आ गया है। चेंज इन मतलब लेबर के चेंज होने से आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। और चेंज इन एक्स ड्यू टू चेंज इन एल, अगर हम तीसरी स्टेज से आगे जाए तो ये हम जो लेबर में इंक्रीज कर रहे हैं उससे आउटपुट में डिक्रीज हो गया। मतलब हमें जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो पैसा हमें लेबर को देना पड़ रहा है, जिससे हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसी तरह से ये वाला केस कैपिटल का है। अब एक कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिज लाइन। रिज लाइन क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो अगर जब आइसोक्वांट को ड्रॉ करते हैं, इसका जो नेगेटिव जहाँ तक स्लोप होता है उस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं, तो वो जो एरिया उसको बनाने से बनता है, वो जो लाइन बनती है उसे कहते हैं रिज लाइन। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, जो ट्रेडिशनल थ्योरी और प्रोडक्शन है वो कंसंट्रेट करती है जहाँ पे हमें एफिशिएंट प्रोडक्शन मिले या आउटपुट मिले, where the marginal product of factor are diminishing but positive। अपर रिज लाइन क्या बताती है हमें, अगर हमारे पास वाई एक्सिस पर कैपिटल है तो अपर रिज लाइन से हमें पता चलता है कि इस वाले पॉइंट पे कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया है। लोअर रिज लाइन से हमें पता चलता है कि लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो गया है। अगर हम इससे आगे इसका प्रोडक्शन करेंगे तो हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है रिज लाइन। रिज लाइन के अंदर वाला जो एरिया होता है इसे हम इकोनॉमिक रीजन भी कहते हैं। Production technique are only technically efficient inside the ridge line, thus unshaded region below the figure is what denote a positive but diminishing MPL and MPK which indicate range of efficient production। मैंने भी आपको यही कहा। और इसमें जो आइसोक्वेंट होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। देखिए इस वाले पॉइंट में ये हो गया पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सिस, इधर हो गया सॉरी वर्टिकल एक्सिस, इधर हो गया ये पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सिस। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि आप अपर रिज लाइन में निकालिए MRTS ऑफ L एंड K, तो आप कैसे निकालेंगे? MRTS क्या होता है? L एंड K होता है कि आउटपुट में कितना चेंज आया लेबर में चेंज होने की वजह से, यही होता है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? MPL ऐसे लिखते हैं और MPK, ये हो गया मार्जिनल रेट। और अपर रिज लाइन में क्या होगा? अपर रिज लाइन में क्योंकि जो हमारे पास कैपिटल है ये है वाई एक्सिस पे, अब इसमें इसका
मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, तो हम जब ज़ीरो को पुट करेंगे, ज़ीरो के साथ जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो अपर रिज लाइन में MRTS कितना आएगा जी, इन्फिनिटी। इसी तरह से ये सारे सॉल्व होंगे। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकती हूँ। मुझे लगता है ये समझने योग्य है, ये आपको ईजीली समझ आ जाएगा। और ये भी रिज लाइन का ही कॉन्सेप्ट है कि ये इकोनॉमिक एफिशिएंट होता है, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ये आइसोक्वेंट। और अब हम एक नया कॉन्सेप्ट, वैसे तो मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें बताता है कि हम लेबर और कैपिटल को कितनी इजीली एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट में दिया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज पेयर नंबर, मतलब ये जो आउटपुट है वो चाहे क्विंटल में है, चाहे मीट्रिक टन में है, किसी में भी है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन परसेंटेज में ही आएगा। इट इज़ अ प्योर नंबर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजर एंड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मेजर इन सेम यूनिट। इसमें क्या होता है, देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिस्कस हम दोबारा से कर सकते हैं। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब लेबर और कैपिटल को एक दूसरे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा इन्फिनिटी। अगर एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। अगर जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, मतलब एक दूसरे की जगह हम लेबर और कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं, जितनी वैल्यू कम होगी उतना मुश्किल होगा लेबर को कैपिटल की जगह यूज़ करना। ये देखिए, ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन KYL बाय परसेंटेज चेंज इन MRTS। परसेंटेज चेंज को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ये तो आपको मुझे लगता है बेसिक है, ये पता ही होगा। फैक्टर इंटेंसिटी क्या होता है? फैक्टर इंटेंसिटी हमें बताता है कि हम अपने प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कैपिटल का। अगर हम लेबर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है लेबर इंटेंसिव। अगर कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है कैपिटल इंटेंसिव। वो कैसे पता चलेगा हमें? अगर हम इस पॉइंट पे यूज़ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस इनपुट कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे होगा कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पे हम लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन फंक्शन होगा लेबर इंटेंसिव। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट लाइन और आइसोकॉस्ट लाइन। ये क्या बताता है कि एक तो हमें ये फैक्टर प्राइसेस का नॉलेज देता है, दूसरा ये नॉलेज देता है हमारे एक्सपेंशन पाथ का। जब हम आइसोक्वेंट मैप बनाते हैं, देखिए मान लीजिए ये आइसोक्वेंट मैप है, ये है आइसोकॉस्ट लाइन, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब हम मिलाते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंशन पाथ। ये वाला पाथ हमें बताता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन करना एक प्रोड्यूसर के लिए मोस्ट एफिशिएंट है। Product line indicate technically possible alternative path of expansion of output. The optimum path will be decided by factor price. Okay, it is a locus of upward shifting isoquant. It indicate a physical movement from one isoquant to another. देखिए यहाँ से हम इधर शिफ्ट हो रहे हैं और we change both factor of production. इसमें क्या होता है कि हम इस केस में तो हम लेबर और कैपिटल दोनों को हमने इंक्रीज किया। कई बार ऐसा होता है कि आइसोक्वेंट इस तरह का भी होता है, आइसोक्वेंट कर्व मैप, और ये इस तरह का भी हो सकता है। इसमें हम सिर्फ कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसमें हम सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हम आइसोक्वेंट के बारे में, आइसोकॉस्ट लाइन के बारे में बात करें तो ये फैक्टर प्राइस से हमें मिलता है। In short run,
with constant capital iso cost line is horizontal to parallel x axis, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है. long run iso cost line is upward straight line rising through both origin, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी मिलेगा. आपको इसमें जो जानने की बात है वो आइसो कॉस्ट की इक्वेशन है, डी के बाई डी एल इक्वल टू एम आर टी एस इक्वल टू माइनस एम पी एल बाई एम पी के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये कॉन्स्टेंट रहता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होता है आइसो कॉस्ट लाइन. क्योंकि हम लेबर को देते हैं वेज और कैपिटल को देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका स्लोप क्या बनता है आइसो कॉस्ट लाइन का, डब्ल्यू बाई आर माइनस, क्योंकि स्लोप माइनस में है. देखिए ये हो गया प्रोडक्ट लाइन. अगर हम सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आइसोकॉन्ट इस तरह का होगा. अगर हम दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट लाइन इस तरह की होगी. ये होता है नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्ट लाइन. तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट मीन्स आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी. अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल के अबाउट में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको लिंक कर सकते हैं, सॉरी उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.